आज हम लोग एक बेसिक चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज मोल कांसेप्ट। एक यूनिट होता है आपके पास एलिमेंट जो बना होता है आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम्स। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉल। सर वन एटम का मास 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। सिंगल मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर नीलम शर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटर। आज हम लोग एक बेसिक चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज मोल कांसेप्ट। देखो, मोल कांसेप्ट आपने क्लास 9 10th में भी पढ़ा है, अब क्लास 11th में भी आप पढ़ रहे हैं। और आप ये देखिए, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, सम बेसिक कांसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री का एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और केमिस्ट्री विदाउट मोल चलती ही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल को आपको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है? एक एक चीज बहुत तरीके से समझिएगा। आप लोगों ने क्लास 9 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा तो मैं उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल कॉन्सेप्ट है क्या? देखो, सबसे पहले मोल क्या था? मोल इज सिंपली कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। इट इज नथिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब मैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्टूडेंट्स बोलता हूं, मतलब इतने स्टूडेंट्स जो हैं उनको मिला के बोल दूंगा 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलता हूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बॉयज, मतलब 1 मोल ऑफ बॉयज की बात कर रहा हूं। मतलब इट इज नथिंग, इट इज सिंपली ए नंबर। तो हमने क्या बोला कि व्हाट इज मोल? 1 mole means collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles। बेटा देखो, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो एक वर्ड आया पार्टिकल्स। कहानी यहीं से शुरू होती है। इस पार्टिकल का मतलब क्या है, हमको ये से समझनी है। देखो, केमिस्ट्री में आपके पास 3 टाइप की बेसिक यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट होता है आपके पास एलिमेंट जो बना होता है आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम्स, एक ही टाइप के एटम्स। मतलब अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो उसमें सारे सोडियम के ही एटम्स होंगे। अगर मैंने आपसे बात की पोटेशियम की, तो उसमें सारे पोटेशियम के ही एटम्स होंगे। तो एक तो बात करूंगा मैं एलिमेंट की। जब मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा बेटा? एटम्स। अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपाउंड की बात की, कंपाउंड मतलब जैसे H2SO4 ले लिया हमने, तो अगर मैंने H2SO4 की बात की तो वो एक कंपाउंड है। और जब कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल। ध्यान रखें, जब एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? एटम। जब भी हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल। और ऐसे ही अगर आपको कहीं आयंस मिल जाएं तो आयंस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो क्या होता है? आयन। जैसे अगर मान लीजिए मैंने बोला NO3- तो NO3- आयन, एक सिंगल NO3- आयन, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। सर आपने ये सारी चीजें क्यों सिखाई? आपने इस बारे में बात क्यों की? अब समझिए, मुझे अगर बोला जाए कि 1 मोल ऑफ सोडियम आपको दिया है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब होता है Na इज अवोगाद्रो नंबर। Na सोडियम एटम्स। ये सोडियम एटम्स आपके पास Na होंगे। Na मींस दिस नंबर ऑफ सोडियम पार्टिकल। मींस 1 मोल ऑफ सोडियम मींस मैं सोडियम एलिमेंट की बात कर रहा हूं, और सोडियम एलिमेंट की बात करूंगा तो इसका कांस्टेंट पार्टिकल कौन होगा? एटम। तो हम बोलेंगे इसमें Na सोडियम एटम्स अवेलेबल होंगे। समझे आप मेरी बात? अगर मैंने यहां बोला होता 1 मोल ऑफ पोटेशियम मींस दिस Na नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स होते। ये Na क्या है बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 दिस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम अवेलेबल होंगे। दिस इज 1 मोल ऑफ सोडियम। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया होता 1 मोल ऑफ H2SO4, तो H2SO4 क्या था आपके पास? सर H2SO4 वाज ए कंपाउंड। तो अगर H2SO4 कंपाउंड है तो इस 1 मोल ऑफ H2SO4 में NaH2SO4 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। क्या अवेलेबल होंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। और Na मींस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर अवेलेबल इन 1 मोल ऑफ H2SO4। ढंग से समझें। अगर मैंने 1 मोल किसी एलिमेंट की बात की
तो उस एलिमेंट के 1 मोल में इतने उस एलिमेंट के एटम्स अवेलेबल होंगे। अगर मैंने 1 मोल ऑफ कंपाउंड की बात की तो उस कंपाउंड के 1 मोल में उसके Na मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। समझे आप? ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया 1 मोल ऑफ NO3 माइनस आयंस, इसका मतलब इसमें NaNO3 माइनस आयंस अवेलेबल होंगे। इतने NO3 माइनस के आयंस अवेलेबल होंगे आपके पास अगर 1 मोल आपको दिया है इसका। और 1 मोल मींस Na मींस क्या होता है? इट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस ऑफ NO3 माइनस। इट मींस जब जब मैं 1 मोल किसी स्पीसीज की बात करूंगा उसमें इतने नंबर या Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। यहां पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? यहां पार्टिकल का मतलब हुआ कि सर वो डिपेंड करेगा पार्टिकल कि आपने स्पीसीज क्या ली। अगर आपने स्पीसीज एलिमेंट लिया है तो 1 मोल ऑफ इस एलिमेंट में इतने नंबर ऑफ एटम्स, Na नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे। ऐसे ही अगर आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड की बात की तो उसमें इतने Na, इतने मतलब Na इज एवोगाड्रो नंबर, और उस नंबर में 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई कि आपको 1 मोल मींस दिस नंबर ऑफ पार्टिकल। तो केमिस्ट्री में ये पार्टिकल डिफाइन होता है कि आपने स्पीसीज क्या लिया है, आपने एलिमेंट लिया है, आपने कंपाउंड लिया है या आपने आयन लिया है। कौन सा एलिमेंट आपने लिया है वो एलिमेंट डिफाइन करेगा कि कौन सा पार्टिकल आपके पास अवेलेबल। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि अगर मैं 1 मोल बोलता हूं तो 1 मोल मतलब दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर हम बात करें इस 1 मोल को डिफाइन करने के लिए तो आप ऐसे समझें, मान लीजिए मैंने बोला 1 मोल ऑफ सोडियम। क्या बोल दिया बेटा मैंने? 1 मोल ऑफ सोडियम। सर 1 मोल ऑफ सोडियम मींस आपके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स ये अवेलेबल होंगे आपके पास। होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे सर। एक छोटी सी बात देखें हम लोग कि अगर मान लीजिए मुझे 1 सोडियम एटम दिया हो, इफ आई एम हैविंग 1 सोडियम एटम, ओनली सिंगल सोडियम एटम, तो सिंगल सोडियम एटम का अगर मैं आपसे मास पूछता हूं इन ग्राम्स कि बेटा 1 ग्राम, अगर ग्राम्स में मुझे 1 सोडियम एटम का मास चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो बेटा मैं हमेशा एक सिंपल कहानी बताता हूं बच्चों को कि देखो मास जब भी आपको डिफाइन करना है किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास ग्राम में रिक्वायर्ड है, तो किसी भी गिवन स्पीसीज का मास कौन डिफाइन करता है? सर उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों का सम उसका एटॉमिक मास डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। मतलब अगर मैंने एक सोडियम एटम लिया तो उसके लिए आप लोगों ने बोला था 23 AMU, ये इसका मास होगा। मींस इसमें 23 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं। हम सब ने पढ़ा हुआ है कि सोडियम का 1 सोडियम एटम का मास होता है 23 AMU। AMU मतलब क्या हो गया? यूनिट मास। यूनिट मास मींस उसमें कितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो 23 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं। और आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि एक सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, जिसको हम 1 AMU की वैल्यू भी बोल दिया करते हैं। 1 AMU बोलता हूं दैट इज द मास ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स हो जाएगा। सर एक सिंगल सोडियम एटम का मास 23 AMU, लेकिन आपको तो मास ग्राम में रिक्वायर्ड है। ग्राम में रिक्वायर्ड है तो 1 सोडियम एटम का मास ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 AMU इज डिफाइंड एज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्यों? दिस इज द मास ऑफ ए सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक सिंगल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अबाउट सेम होता है, अब वो इसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू होगी ना। तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया होता 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मींस हाउ मेनी एटम्स? सर इतने एटम्स। और एक सिंगल एटम का मास कितना है आपके पास? ये रहा। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मींस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये तो बेटा 1 मोल सोडियम एटम्स हुआ। और आपके पास पर एटम का मास कितना दिया हुआ है? ये रहा। तो अगर मैं बोलता हूं मास ऑफ 1 मोल सोडियम
1 मोल सोडियम का मास अगर आपसे बोलता हूं तो क्या हो जाएगा सर, 1 एटम का मास 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आपके पास 1 मोल मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 23, इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 1 एटम का मास ये ग्राम में, तो इतने एटम्स का मास ग्राम में क्या हो जाएगा? देखो बेटा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1, और अगर ये इक्वल टू 1 आएगा मतलब ये 23 ग्राम हो गया क्या? यस। तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। क्या होता है? 23 ग्राम। ऐसे ही ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंगल सोडियम एटम का मास 23 AMU, अगर मुझे ग्राम्स में रिक्वायर्ड है तो 23 इंटू मास ऑफ वैल्यू ऑफ 1 AMU इज मास ऑफ 1 सोडियम और सम 1 पोटेशियम, सॉरी 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, तो इट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड दैट इज 1 AMU। तो 23 इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज द मास ऑफ ए सिंगल सोडियम एटम। और अगर हमसे बोला जाए 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो आपके पास 1 मोल में इतने एटम्स अवेलेबल थे, तो आपके पास टोटल जो इन एटम्स का मास होगा वो दिस मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। तो 1 मोल का मास ग्राम में आ गया 23 ग्राम। देखो एक कहानी बताऊं, सोडियम के एक सिंगल एटम का मास कितना था? 23 AMU, और सोडियम के 1 मोल का मास कितना हो गया? 23 ग्राम। समझ में आया? जो इसका एटॉमिक मास आपके पास था, अगर मैंने उसको ग्राम में लिख दिया, ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, देन दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। ऐसे ही एक चीज और समझते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला होता 1 मोल ऑफ H2SO4, इट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे। अगर मैंने आपसे बोला मास ऑफ 1 H2SO4 मॉलिक्यूल, हाउ विल यू डिफाइन? सर इट विल बी 98 AMU। 98 AMU होगा। और अगर मुझे मास ग्राम में रिक्वायर्ड है, देन 98 इंटू 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। Why? Because the value of 1 AMU is this one. 1 AMU means 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। चलेगा? तो एक बात बताइए, अगर मैं बात बोलता कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर दैट इज 98 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दैट इज द मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। और 1 मोल मीन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल? 6.2022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप देखिए फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी? 1। सो इट विल बी इक्वल टू 98 ग्राम। फिर से वही कहानी समझ में आई कि सर 1 मॉलिक्यूल का जो मास आप AMU में एक्सप्रेस करते हैं, वही मास अगर मैंने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, देन दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकला? इन सब का एक नया रिजल्ट हमारे पास निकल के आया कि जहां कहीं भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दिया है, दैट इज 6.022 into 10⁻23 particles, and these particles can be atoms, molecules और ions, इनमें से कुछ भी हो सकता है। चलेगा? डिपेंड करता है, अगर एलिमेंट है तो एटम्स, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल, और आयन है तो आयन। इसी को मैं लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वी कैन से ग्राम आयोनिक मास। बेटा अब बात समझ में आई आपको कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयोनिक मास का मतलब क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयन का जो भी मास आपके पास होगा, एक सिंगल यूनिट का जब होगा, देन दैट इज एक्सप्रेस इन AMU। और अगर मैं उसके 1 मोल की बात करूंगा तो वो AMU ना होके क्या हो जाएगा? ग्राम। मीन्स 23 AMU सोडियम मीन्स एक सिंगल सोडियम एटम का मास। और अगर मैंने उसको 23 ग्राम ऑफ सोडियम बोल दिया, मीन्स दैट इज 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स Na पार्टिकल, Na एटम्स ऑफ सोडियम का मास। तो आपके पास 1 मोल इज इक्वल टू, या तो मैं दिस नंबर ऑफ पार्टिकल बोल देता हूं, या ग्राम एटॉमिक, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम आयोनिक मास बोल देता हूं। दैट इज 1 मोल का मास।
तो इसका रिजल्टेंट मेरे पास क्या निकल के आया बेटा? इसका रिजल्टेंट मेरे पास निकल के आया कि सर 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स हम बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। 23 ग्राम सोडियम बोल देता हूं, 6.022 10⁻23 सोडियम एटम्स बोल देता हूं, या 1 मोल ऑफ सोडियम बोल देता हूं। ये ऑल दीज थ्री आर सेम थिंग। ऐसे ही आप समझिए, अगर मान लीजिए मैंने बोला 1 मोल ऑफ H2SO4, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स, and that is also written as 98 gram of H2SO4. We are not writing 98 AMU, we are writing 98 gram. ऐसे ही मान लीजिए आपसे बोला होता 1 मोल ऑफ NO3 माइनस, तो आप क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ NO3 माइनस मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 NO3 माइनस आयंस, or it can be written as 62 gram of NO3 minus. This is called as 1 mole. So 1 mole of any substance is defined as Na particle of that substance, and that is also considered as gram atomic or gram molecular or gram ionic mass of that. मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कि जब कभी भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और आयोनिक मास। इनमें से कुछ भी आपके पास हो सकता है। जब कभी भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और आयनिक मास, इसकी हम लोग बात करेंगे। सर ऐसा आपने क्यों बोला? ये क्यों करें हम लोग? आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिख दिया? आप सबको मालूम है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 4.6 मिलीग्राम ऑफ सोडियम इज गिवन टू यू, और मुझे कैलकुलेट करना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? सर हमने ऐसा पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ सोडियम, क्या पढ़ा था आपने? कि 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम सोडियम। पढ़ा या नहीं पढ़ा हमने? क्यों? सोडियम इज एन एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 AMU होता है। अगर मैंने उसको ग्राम में लिख दिया, देन दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में इतने ग्राम। अब आपने क्या पूछा है सर? आपने पूछा है 4.6 मिलीग्राम मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स? -3 ग्राम्स ऑफ सोडियम। इसमें आपके पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम? x मोल्स ऑफ सोडियम। तो आपके पास क्या ये यूनिटरी मेथड हो गया कि 23 ग्राम इज हैविंग 1 मोल, सो दिस ग्राम विल कंटेन हाउ मेनी मोल्स? सो x यूनिटरी मेथड यूज करें तो x कैन बी रिटर्न एज 4.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 23। चेक कीजिए आपके पास ये डाटा क्या आया? x इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। आया या नहीं आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। और आपके पास ये डाटा क्या था? जो अमाउंट मुझे दिया था सोडियम का, वो मैंने किस में रख दिया? ग्राम्स में रख दिया। मिलीग्राम को ग्राम में प्लेस किया, डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 23, उससे डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आएगा। किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और मुझे अमाउंट गिवन है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये डाटा अवेलेबल। कैसे? नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, जो भी सब्सटेंस XYZ जो सब्सटेंस दे दे उसका अमाउंट ग्राम्स में डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास। डिपेंड करता है, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयोनिक मास। ये सोडियम था तो एलिमेंट था, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। देखिए अगर मान लीजिए मुझे ये बोला जाता कि आपके पास 4.9 ग्राम H2SO4 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन इट, इसमें H2SO4 के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो आप क्या बोलेंगे?
सर 1 मोल ऑफ H2SO4 आपने हमें बताया था H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 आता है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम ऑफ H2SO4। अब सर आपने क्या डाटा दिया है 4.9 ग्राम, तो सर 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में आपके पास हाउ मेनी मोल्स, सर x मोल्स ऑफ H2SO4। द सेम यूनिटरी मेथड इज देयर, यूनिटरी मेथड यूज कीजिए तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाय 98। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। 4.9 क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जो ग्राम में दिया हुआ होगा, और 98 क्या था H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, या मैं इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलता हूं। तो अगर आपके पास 1 मोल का मास होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास ओवरऑल डाटा क्या हो गया, जब कभी भी मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए उस सब्सटेंस का अमाउंट मुझे ग्राम्स में रिक्वायर्ड होगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और आयनिक मास ऑफ दैट। क्लियर। अब एक छोटी सी कहानी बात करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये बोला जाता कि ये आपके पास 4.9 ग्राम H2SO4 है, इस H2SO4 में नंबर ऑफ O एटम्स कितना होगा, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ O एटम्स कितना होगा। बेटा एक यूनिवर्सल रूल बनाओ, आपको किसी भी गिवन स्पीसीज में वो कुछ भी पूछता है, हमको वहां दिमाग नहीं लगाना। हमको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि जो मुझे स्पीसीज दी हुई है वो स्पीसीज क्या दी हुई है। जो स्पीसीज दी हुई है सबसे पहले उस स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स। आदत डालिए, जो स्पीसीज आपको दी हुई है हमेशा उस स्पीसीज के पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। आ गया नंबर ऑफ मोल्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए तो उस नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप आइए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ, अगर वो स्पीसीज आपके पास स्पीसीज कोई एलिमेंट थी तो उसके मोल्स कैलकुलेट करने के बाद उसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए। अगर वो कंपाउंड थी तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कीजिए। अगर वो आयन थी तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट करें, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय Na कर दीजिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स को n बोल देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स क्या मान लिया मैंने n, तो मल्टीप्लाइड बाय Na, ये आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, 1 मोल में Na पार्टिकल, तो n मोल्स में कितना होगा, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएंगे। तो ये क्या डिफाइन हुआ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n कैलकुलेट। जब इस नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो अब मैं नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, कांस्टेंट पार्टिकल कैसे, सर 1 मोल में कांस्टेंट पार्टिकल होते थे Na, तो n मोल्स में कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय Na। आप सोचिए ना, 1 मोल में Na तो 2 मोल्स में 2Na, 3 मोल्स में 3Na, 5 मोल्स में 5Na, 10 मोल्स में 10Na, इसका मतलब n मोल्स में n इंटू Na। ये आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालने के बाद अब वो जो भी आपसे पूछता है वो कैलकुलेट कर दीजिए। जो भी वो आपसे पूछता है अब कैलकुलेट कर दीजिए। ये बात तो समझ में आनी चाहिए। तो सर एक बार इसको यहां अप्लाई करके देखो ना, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। देखो बेटा, जब मुझे बोला 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ओके, नंबर ऑफ O एटम्स मुझे कैलकुलेट करने थे, तो मैंने दिमाग नहीं लगाया। मैंने पहला काम क्या किया कि सर मुझे H2SO4 दिया है ना, तो पहले H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहला काम क्या करूंगा, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा, सर आपने उसका अमाउंट दिया है 4.9 ग्राम, डिवाइडेड बाय H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 होता है, तो ये अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, अमाउंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सर मोल्स के बाद आपने क्या बोला, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैलकुलेट करने, तो बेटा ये तो हो गए मोल्स। अब मैं क्या बोलूंगा 4.9 डिवाइडेड बाय 98। बेटा H2SO4 क्या था आपके पास, सर कंपाउंड था। अगर H2SO4 कंपाउंड था तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल होगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय Na।
1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय Na? ये नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे पास। समझ में आ गया? अब आपसे बोला जो वो पूछता है अब आगे सॉल्व कर दीजिए, जो उसने बोला है अब आगे सॉल्व कर दीजिए। तो मुझे पूछा था इतने ग्राम H2SO4 में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने O एटम्स होंगे। बेटा एक बात बताओ, इसके एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम थे? सर एक सिंगल मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम थे, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। तो अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल हैं तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? सर 4.9 डिवाइडेड बाय 98 इनटू Na मल्टीप्लाइड बाय 4 O एटम्स। ये ऑक्सीजन एटम्स अवेलेबल होंगे इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। मैं वापस से रिपीट करता हूं, ढंग से वापस समझिए। जब कभी भी किसी भी कंपाउंड में वो आपसे कोई भी डाटा पूछता है, सबसे पहले दिमाग सेट करो, सर उसने कुछ भी पूछना है मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे तो केवल दिमाग इस चीज में लगाना है कि सबसे पहली चीज वो पूछा क्या है, जो भी पूछा उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके सर ने क्या कहा था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए मैंने। आगे नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के बाद आपके सर ने आपसे बोला कि हमेशा उस स्पीसीज के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैलकुलेट कीजिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। अब पार्टिकल्स हैं तो सीधी सी बात है, अगर वो एलिमेंट होगा तो मैं डायरेक्ट एटम्स की बात करूंगा, अगर वो कंपाउंड होगा तो मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, और अगर जो आयन होगा तो मैं आयंस की बात करूंगा। क्योंकि मुझे H2SO4 डिफाइन किया हुआ था, दैट वाज ए कंपाउंड, तो मैं हमेशा पहले मॉलिक्यूल कैलकुलेट करूंगा। तो आपके पास 1 मोल इज हैविंग Na मॉलिक्यूल, तो दिस नंबर ऑफ मोल्स विल कंटेन दिस मल्टीप्लाइड बाय Na मॉलिक्यूल, तो इतना H2SO4 का मॉलिक्यूल होगा आपके। समझ में आ गया? अब यहां तक सर ने कहा था कि सबसे पहले कैलकुलेट करना है मोल, मोल से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब वो जो पूछना चाहता है आप उसका आंसर दे दीजिए। उसने क्या पूछा था? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सर इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? सर 1 मॉलिक्यूल कंटेन 4 O एटम। देखिए एक H2SO4 का अगर मॉलिक्यूल लेके चलते हैं तो इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो जब यहां 4 ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल इज हैविंग 4 oxygen atom, it means this number of molecules of H2SO4 will have how many O atoms? This number of molecules multiplied by 4. That will define your number of O atoms. Clear? मान लीजिए, अब ये दिमाग मत लगाना सर कैलकुलेशन करें, तो वो कैलकुलेशन पार्ट अब आपको आना चाहिए। अब आप 11th क्लास में आ गए तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हमेशा ये करेंगे। ये ध्यान रखें, Na की वैल्यू आपको हमेशा क्या प्लेस करनी है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जनरली कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग इसको 6 इंटू 10 टू द पावर 23 यूज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। 0.022 को 0.022 को अपन अवॉइड कर देते हैं, है ना? तो जनरली आप डाटा देखोगे तो वो Na की टर्म में लिखा हुआ होता है, और नहीं तो डाटा पूछा है तो Na को आप 6 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लेस कर दीजिए। क्लियर? आप सोचिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता, कैलकुलेट नंबर ऑफ electrons in 1.24 milligram NO3 minus ions। इन आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देख के, शकल देख के डर तो लगता है, लेकिन अगर आपने अपने सर का कहना माना है तो आप ये मान के चलिए इस क्वेश्चन में कोई दमी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों? सर मुझे कुछ नहीं देखना क्या कैलकुलेट करना, मुझे दिया हुआ है 1.24 मिलीग्राम ऑफ NO3 माइनस, तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 माइनस कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर 1.24 मिलीग्राम दिया है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइडेड बाय इसका आयोनिक मास कितना होता है? 62। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 माइनस आ गए। कैसे? सर अमाउंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये मिलीग्राम में दिया था तो मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिलीग्राम इज 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। तो दिस नंबर ऑफ
मोल्स अवेलेबल इन 1.24 मिलीग्राम ऑफ NO3 माइनस। फिर आपके सर ने क्या कहा था, आपको कोई भी स्पीसीज देता है, दिमाग नहीं लगाना, हमको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। तो NO3 माइनस क्या है, आयंस, तो हम इसके कांस्टेंट पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे आयंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ NO3 माइनस आयंस। सर 1 मोल इज हैविंग, हाँ बच्चों 1 मोल में कितने आयंस आपके पास अवेलेबल होते थे, Na आयंस। तो इतने मोल्स में कितने आयंस अवेलेबल होंगे, इनटू Na। दिस नंबर ऑफ आयंस ऑफ NO3 माइनस इज देयर। इतने NO3 माइनस के आयंस आपके पास अवेलेबल होंगे। यहां तक का बेसिक पार्ट है जो आप सबको सबसे पहले कैलकुलेट करना ही चाहिए। अब वो क्या बोलता है वो सुनिए। अब वो बोलता है कि बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था। एक बात बताइए, NO3 माइनस के एक सिंगल आयन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। देखो ये NO3 माइनस, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, 7। ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लेस कर दें, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। 1 नाइट्रोजन एटम है तो 7 प्लेस किया। ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एक ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने होते थे, 8। एटॉमिक नंबर कितना था, 8। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में। तो इसका मतलब आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। 3 ऑक्सीजन एटम है तो 8 3 जा 24, ये लीजिए 24। माइनस मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, तो इसका मतलब +1। तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होंगे इन ए सिंगल NO3 माइनस आयन। एक आयन अगर आपके पास अवेलेबल होता तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते। आपके पास कितने आयन्स अवेलेबल थे, इतने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 1.24 डिवाइडेड बाय 62 into 10 to the power minus 3 into Na multiplied by 32. This number of electrons are there in 1.24 milligram of NO3 minus. Clear? सबसे पहले मोल्स, मोल्स से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कॉन्स्टेंट पार्टिकल के बाद आपकी जो इच्छा हो वो कैलकुलेट कर लीजिए, हम वो सब कैलकुलेट करके बता देंगे। दिस इज ऑल अबाउट कि मोल कॉन्सेप्ट का बेस क्या है। दिस इज कॉल्ड एज द बेसिस ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। आप रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटने की बजाय अगर आप समझ के करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी होंगी। आपको कैलकुलेशन में कुछ भी दे सकता है तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CaCO3 in grams having 2.4 into 10 to the power 24 एटम्स, और आपसे बोला हुआ है कि Na की वैल्यू आप 6 into 10 to the power 23 यूज कर सकते हैं, ये आपसे बोला हुआ है। और आपसे बोला है अमाउंट ऑफ CaCO3 ग्राम्स में कैलकुलेट कीजिए विच इज हैविंग दिस नंबर ऑफ एटम्स। इतने एटम्स आपके पास अवेलेबल हो, वो कितना अमाउंट CaCO3 का रिक्वायर्ड होगा। तो अब बच्चे के दिमाग में क्या टेंशन आएगी, वो टेंशन आएगी सर आपने तो बोला था आपको अमाउंट दिया हुआ है और उससे आपको मूव करना, आप तो अमाउंट ही पूछ लिया उसने, अब मैं आगे कैसे जाऊं, मैं तो फंस गया। नहीं 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 नहीं, आप फंसे ही नहीं, आप फंस सकते ही नहीं है। क्यों, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने 9th 10th में मैथ्स बहुत तरीके से पढ़ी हुई है। अगर आपने मैथ्स ली हुई है तो आपको मैथ्स में हमेशा बताया जाता है कोई अननोन वैल्यू है तो x, अननोन वैल्यू है तो x। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो अमाउंट ऑफ CaCO3 है वो थोड़ी देर के लिए मैं x ग्राम मान लेता हूं। हाँ सर बिल्कुल, अननोन वैल्यू को हम x ग्राम मानते थे तो x मान लीजिए ना, कोई मना ही नहीं है अपने को। तो मैं वही काम करूंगा, मैं वो अमाउंट ऑफ CaCO3 जिसमें इतने एटम्स अवेलेबल हैं उसको मैं क्या मान के चलूंगा, x ग्राम मान के चलूंगा। क्या मान के चलूंगा, x ग्राम मान के चलूंगा। अगर x ग्राम मानूंगा तो आप बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना होगा। सर x ग्राम डिवाइडेड बाय CaCO3 का मोलर मास होता है 100, ये 100 मोलर मास है तो x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 आ गया। परफेक्ट, सर ने यही कहा था सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करो, तो मैंने x के टर्म में कैलकुलेट कर लिया। फिर आपके सर ने क्या बोला था
कि जो भी स्पीसीज दे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालो। CaCO3 क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड है तो कांस्टेंट पार्टिकल क्या होगा? जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। CaCO3 इज कंपाउंड, तो कंपाउंड है तो इसके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। गुड। तो आपके पास नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे X डिवाइडेड बाय 100 इंटू Na। एक सिंगल मोल में हाउ मेनी मॉलिक्यूल? एवोगाड्रो नंबर। तो इतने मोल्स में कितना होगा? इंटू Na। सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गए। तो यहां तक तो बेसिक चीज थी जो हमेशा कैलकुलेट करनी है, पहले मोल और फिर कांस्टेंट पार्टिकल। अब आपके सर ने कहा था जो वो पूछे कर दो। उसने किसकी बात की? नंबर ऑफ एटम्स की। नंबर ऑफ एटम्स बताइए, CaCO3 के एक सिंगल मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स आर देयर? ये टोटल मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। तो एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स? देखो, कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, तो टोटल हाउ मेनी एटम्स? 5 एटम्स। अगर 5 एटम्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू X डिवाइडेड बाय 100 मोल्स इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इट इज द वैल्यू ऑफ Na जो आपको यहां दी हुई थी। ये Na की वैल्यू प्लेस की। और इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स? सर 1 मॉलिक्यूल में 5, तो दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितना होगा? इंटू 5। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स X ग्राम में होंगे। और वो डाटा आपको कितना दिया हुआ है? वो डाटा दिया है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन? आया मजा? कितना सिंपल तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए, ये पॉइंट हटा देता हूं तो यहां 10 आ जाएगा, 10 से गया तो 10 टू द पावर 23, 23 से ये कैंसिल कर दिया, 6 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 6 4 जा 24। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी? सर 4/5 इंटू 100। 5 को कैंसिल कर दें, 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम ऑफ CaCO3 वाज रिक्वायर्ड इन विच दिस नंबर ऑफ एटम्स आर अवेलेबल। तो कुल मिला के घबराने की जरूरत नहीं है। रूल जो हमने बना दिया उसको फॉलो करना है। आपको पहले मोल, मोल से मॉलिक्यूल, या एलिमेंट का है तो एटम्स, और आयन है तो आयंस, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल। पहले मोल्स, मोल से कांस्टेंट पार्टिकल, और उसके बाद वो जो पूछता है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। समझ में आया कुछ? तो इस तरीके से मोल के जितने भी क्वेश्चंस हैं बेसिक लेवल के, वो सारे क्वेश्चन आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए, बहुत इजीली सॉल्व होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये मोल का कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पर अगर आपने समझ, देखो रटना नहीं है, बेसिक लेवल पे समझ लिया तो आगे की केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री विदाउट मोल कुछ भी नहीं है। अगर आपको मोल आता है, बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं, कंसेप्ट ऑफ मोल समझ में आ जाता है। ऐसा हो सकता है दिमाग में सर मेरे को इतनी सारी कहानी आपने क्यों सुनाई? क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियर हो कि फॉर्मूला हमारे पास आया कैसे, हमने क्यों डिफाइन किया, उस तरीके से आपको चीज समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। बेसिक लेवल पर मोल कंसेप्ट ये था। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए, अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस अपने लेवल पे तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।